तो प्रिज्म के टॉपिक को अपन ने कर लिया था खत्म। चलिए करते हैं कुछ अच्छे न्यूमेरिकल प्रिज्म पर बेस्ड। मैंने हमेशा कहा था कि गर्लफ्रेंड रिक्वायर्ड है ना, मतलब कि GFU अगर न्यूमेरिकल कर रहे हो तो गिवन फॉर्मूला और यूनिट ये पता होना चाहिए। तो अगर यहां पर अपन समझें तो यार यहां पर हमको क्या दिया था, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म बोलते ही उन्होंने एक चीज बता दी कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 60 डिग्री होगा। ये गिवन डेटा में हो जाना चाहिए नोट। इसके बाद बोला फ्रॉम एयर अंडर गोज अ मिनिमम डिविएशन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म होगा उस केस में वो मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन को सफर कर रहा है। और अब आपसे कहा गया कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म। स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है प्रिज्म के अंदर। यार अगर मेरे से कोई कहे कि स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कोई रिलेशन मुझे पता है तो वो तो मुझे यही पता है कि यार अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, तुम ये सोचो कि डायग्राम की जरूरत है, बट मुझे फॉर्मूला एक ही याद आता है स्पीड ऑफ लाइट निकालने का, ए म्यू जी। एयर से ग्लास जा रहा हूं तो इस केस में मेरे पास ये हो जाएगा स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन ग्लास। यही तो हमने सीखा है। बट स्पीड इन एयर तो पता है, वो तो पेपर में दिया होता है, बट प्रॉब्लम क्या है, म्यू नहीं पता। अब म्यू के लिए ही क्या ये तामझाम है? हाँ, म्यू के लिए ही ये तामझाम है। अब लगाएं दिमाग अपन, ठीक है लगाते हैं अपन इसमें दिमाग। अगर ये मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन की बात कर रहा है, जिस समय मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन है, तो यार मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो तुम्हें यहां पर पता चल गया कि ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आई है और ये R1 है तुम्हारे पास। ठीक है, अब तुमको R1 चाहिए, I चाहिए, स्नेल्स लॉ लगाओगे तो म्यू निकल के आ जाएगा। म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन I अपॉन साइन R1। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, I तो दे दिया उन्होंने 3/4, मतलब कि I इज इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज 60 डिग्री। सो आंसर इज 45 डिग्री। तो I तो मिल गया 45 डिग्री। अब क्या चाहिए तुमको, R1। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला वो याद आना चाहिए, मैंने तुमसे कहा था वो इक्वेशंस बड़ी काम की हैं, R1 प्लस R2 हमने ड्राइव किया था पिछले वीडियो में, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर ये याद है तो मिनिमम के केस में ये R1 और R2 इक्वल हो जाते हैं। A की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी थी, ये हो गया 2R1, तो R1 की वैल्यू आपके पास आ गई 30 डिग्री। अब अगर R1 की वैल्यू 30 डिग्री है, I की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री है, तो म्यू की वैल्यू यानी ए म्यू जी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, ए म्यू जी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 60 साइन 30। और एक बार म्यू की वैल्यू आपके पास आ गई 45/30, इसको सॉल्व करके यहां रखते हैं और इससे स्पीड इन ग्लास निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। तो मैंने यहां पर साइन 45 अपॉन साइन 30 को सॉल्व किया। साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, 2 ऊपर चला गया, 2/√2 विच इज इक्वल टू √2। म्यू की वैल्यू आ गई √2, 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड इन ग्लास। स्पीड इन ग्लास अपन को निकालनी थी, इधर आ गया √2 नीचे चला गया, आंसर आ गया 3/√2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप चाहो इसको और आगे सॉल्व कर दो, वैसे कर देना चाहिए था, √2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड करके 3/2 × √2 वैल्यू रख के सॉल्व कर देना, ये आपके पास आंसर आ गया। की पॉइंट ये था कि मुझे तो फॉर्मूला एक ही पता था स्पीड का, फिर मुझे समझ में आया कि यार एक्चुअली में मुझे यहां पर म्यू निकालना है, और म्यू के लिए मैंने सिंपली स्नेल्स लॉ लगाया प्रिज्म के केस में, और मिनिमम की कंडीशन लगाकर A की वैल्यू और I की वैल्यू जैसे ही दी हुई थी रखी, आंसर म्यू का आया, स्पीड आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना याद से। आगे बढ़ो, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, फिर से जैसे ही बोला तो एंगल ऑफ प्रिज्म मिल गया 60 डिग्री। म्यू हमको दे रखा है √3, और आपसे ये कहा गया पैरेलल टू द बेस लाइन। पैरेलल टू द बेस लाइन का मतलब है कि भाई ये डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम है, क्योंकि मिनिमम के केस में ही I इज इक्वल टू ई, R1 इज इक्वल टू R2, और जो मीन रे होती थी वो बेस के पैरेलल हो जाती थी। तो उसके अकॉर्डिंग अब आपसे कहा गया फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस अपन को निकाल कर लाना था, और बस इतना ही डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अब इतना ही डेटा दिया हुआ है और एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, तो ठीक है कैसे निकालें। तो फिर से प्रिज्म वाले डायग्राम को एक बार इमेजिन कर लो जरा, एक बार कोई इक्वेशन तो काम आएगी अपने। अगर ये R1 है, ये I है, और म्यू दिया हुआ है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, अभी अपन ने लगाया था म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1 लगाया था।
अब म्यू तुम्हें पता है, बिल्कुल पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। क्या R1 पता है? जी हां, R1 आपको पता है क्योंकि आपको एंगल ऑफ प्रिज्म पता है। और मिनिमम के केस में ये हो जाता है अपने पास A इज इक्वल टू 2R1, यानी R1 की वैल्यू आ गई 60/2, यानी R1 की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। खत्म, R1 की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, म्यू की वैल्यू √3 पता है। क्या साइन आई निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। और कितनी आएगी इसकी वैल्यू? √3 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन 30 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा √3 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू साइन आई। साइन आई इज इक्वल्स टू हो गया √3/2। √3/2 क्या होता है? साइन 60 डिग्री, यानी कि साइन आई इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, यानी आई इज इक्वल टू 60 डिग्री इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मजा आया कि नहीं आया? कितनी आसानी के साथ, मगर गिवन डेटा पकड़ना बहुत जरूरी था। पैरेलल टू बेस लाइन अगर नहीं पकड़ पाते, ये न्यूमेरिकल तुम्हें दिक्कत दे जाता, क्योंकि ए और म्यू दिया हुआ था। कैसे करें 60 √3, क्या करें? अगर पैरेलल टू बेस लाइन नहीं पकड़ोगे तो दिक्कत है, इसीलिए कॉन्सेप्ट पकड़ना जरूरी है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? इक्विलेटरल प्रिज्म, फिर से मतलब ए 60 डिग्री हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस एंड ईच ऑफ दिस इज इक्वल टू 3/4 टाइम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब कि बिल्कुल अपना डेटा क्लियर है कि ए की वैल्यू 60 डिग्री है और जो आई है वो 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म है, यानी कि 45 डिग्री है और एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर है। बिल्कुल सही, 3/4 ऑफ ए 60 का 3/4 45 डिग्री। अब क्या बोला गया? डिटरमाइन द एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन निकालो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालो। अगर आपसे कहा गया एंगल ऑफ डिविएशन निकालो, तो एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला अगर आप याद करो तो मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन होता था I + E - A। अब आप कहोगे क्या ये मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन है? I और E इक्वल कब होते हैं? I और E इक्वल तब होते हैं जब मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन हो। तो अगर मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन है तो फिर मेरा काम खत्म हो गया। I और E की वैल्यू मुझे मिल गई 45 माइनस का क्या आ जाएगा 60 डिग्री। आंसर क्या आ गया 90 - 60 यानी 30 डिग्री। सो डेल्टा M इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपको चाहिए था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। अगर मिनिमम का फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, अपन प्रिज्म के साइन आई बाय साइन R1 लगा देंगे। और अगर याद है तो ये वाला फॉर्मूला बोल रहा हूं मैं तुमसे, साइन A + del M/2 अपॉन साइन A/2। आपको डेल M की वैल्यू पता है, आपको A की वैल्यू पता है, रख दो। चलो रखते। A की वैल्यू 60 डिग्री, डेल M की वैल्यू 30 डिग्री, 60 + 30/2 45। और साइन A/2, A की वैल्यू 60, 60/2 हो गया 30 डिग्री। साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, 2 चला गया ऊपर, 2/√2 इज √2, यानी कि आंसर आ चुका है आपके पास √2। म्यू की वैल्यू आ गई है √2 और डेल M की वैल्यू आ गई है आपके पास 30 डिग्री। ये भी हो गया अपने पास एक क्वेश्चन और सॉल्व। चलिए एक और क्वेश्चन अलग वेराइटी का देखते हैं। क्या कहा गया आपसे? आपसे कहा गया कि एक PQ है, ये नॉर्मली इंसिडेंट हुई यहां पर, ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब I 0 तो R भी 0 ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस BA, इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया आपको 1.5। कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे थ्रू द प्रिज्म फ्रॉम विच फेस विल द रे विल कम आउट। दो क्वेश्चन है, एक तो रे पाथ कंप्लीट करना है, दूसरा ये बताना है कि कहां से निकल कर आएगी। ये बताना जरूरी है, दिखेगा तुम्हारे डायग्राम में मगर बताना जरूरी है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो ये नॉर्मली आई। जब ये रे नॉर्मल आई तो अपन अब इसके आगे बढ़ाते हैं इस रे को आगे बढ़ाया तो I 0 R 0, ये बन गया आपके पास नॉर्मल यहां पर। अब ये 90 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो गया। और अगर ऐसे नहीं देखना तो ऐसे देखो, A इज इक्वल टू क्या होता है R1 + R2। R1 की वैल्यू 0 डिग्री है क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है, तो R2 की वैल्यू A के बराबर हो जाएगी विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि R2 की वैल्यू आपके पास आ गई 30 डिग्री। अब अगर ये 30 डिग्री है ये एंगल, और अगर ऐसे नहीं करना होता तो ऐसे करते, ये 30 है ये 90 है तो ये 60 हो जाएगा। ये पूरा 90 है और उसमें से 60 चला गया तो बचा 30। ट्रिग्नोमेट्री लगा के करो, फॉर्मूले से करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपसे कहा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो क्या ये रे बाहर जाएगी? क्या ये रे यहीं पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी? कहां से ये बाहर आने वाली है? उसके लिए डिसाइड करने वाला है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल अगर हम देखें तो म्यू इज इक्वल टू होता है 1/sin c। तो sin c की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 1/μ, यानी कि sin c की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/1.5, यानी कि 3/2, 2/3 हो जाएगा। सो इसको अपन सॉल्व करें तो ये आ रहा है अपने पास 0.666667।
ऐसा कुछ आ रहा है। अब आपको यही नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है। जब एंगल क्रिटिकल निकलेगा तब तो ये बता पाओगे कि TIR होगा कि नहीं होगा। तो यार इसके लिए पता है क्या करो, साइन की टेबल बना लो। साइन की वैल्यू होती है अपने पास 0 डिग्री पर होती है 0, 30 डिग्री पर होती है 0.5, 45 डिग्री पर होती है 0.707। अब आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 0.667 है, और 30 और 45 के बीच में यहां कहीं पर आ रही है ना आपकी वैल्यू, यहां कहीं पर, क्योंकि 0.67 0.5 से तो बड़ा है मगर 0.707 से छोटा है। इसका मतलब है कि आपका क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री से तो बड़ा है मगर 45 से कम है, और यही तो चाहिए था। इसका मतलब है क्रिटिकल एंगल इज ग्रेटर देन 30 बट लेस देन 45। और अगर आप देखो तो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है और क्रिटिकल एंगल तो 30 से बड़ा है, मतलब कि इसका TIR तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो क्रिटिकल एंगल से छोटा है। इसका मतलब है रे यहां से ऐसी बाहर निकल जाएगी, कितने एंगल से निकालना नहीं है, बट आंसर इज रे विल कम आउट फ्रॉम AC एंड दिस इज द कंप्लीट रे डायग्राम एंड दैट्स इट। कितना आसानी के साथ अपन ने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। ऐसे प्रिज्म के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस में वो आपको मैंने पूरी वैरायटी देने की कोशिश करी है जो प्रीवियस ईयर्स में आपसे पूछे गए हैं। इसी तरह से कंक्रीट पढ़ो, काम का पढ़ो और पूरे के पूरे मार्क्स को बटोर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रिज्म की यहां कहानी खत्म, अब आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगले 3 वीडियोस में आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।